अध्याय 12। रिक अपनी चाची और अपने दोस्त से मिलता है। माँ, मैं बाहर टहलने जाऊंगा, रिक अमेलिया को बताने के बाद अपने घर से बाहर चला गया। शो शायद अपने काम में व्यस्त रही होगी, इसलिए उसने केवल हम के साथ उत्तर दिया। तो अब रिक पक्की सड़क पर चल रहा था। सड़क के दोनों ओर के घरों को देखते हुए रिक यहाँ सभ्यता की प्रगति का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कुछ सरल घरों के साथ साथ सड़कों का निर्माण करने के लिए ईंट बिछाने का विकास किया है। अधिकांश घर उसके अपने घरों के समान थे, कम से कम मूल संरचना समान रही। प्रत्येक घर में एक बड़ा लॉन या बगीचा होता था, जो इस बात पर निर्भर करता था कि मालिक इसका उपयोग कैसे करना चाहता है। मुख्य घर के अलावा जमीन के प्रत्येक टुकड़े के चारों ओर क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए एक बाड़ और छोटे स्टोर रूम थे, ठीक उसी तरह जैसे उसकी माँ की मिट्टी के बर्तनों की कार्यशाला थी। कुछ घरों में उसे वह जीव मिला जिसे लायला परिवहन के उद्देश्य से उपयोग कर रही थी। मुझे लगता है उन्हें रिग्गांस कहा जाता था, इसलिए आकाश नीला। आकाश विशेष रूप से मंत्रमुग्ध कर देने वाला लग रहा था, इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चलते समय रिक ने सड़कों पर केवल कुछ लोगों को देखा और उनमें से ज़्यादातर महिलाएं थीं, इसलिए अधिकांश पुरुष बागानों में मदद करने के लिए खेतों में कार्यरत हैं। ये सोचते हुए रिक ने खुद को अपने से थोड़ा बड़े घर के सामने पाया, लेकिन निश्चित रूप से यह वह कारण नहीं था जिसके कारण वह यहाँ रुका था। वह जो देख रहा था उससे उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कामुकता किस हद तक सामान्य है। वह स्पष्ट रूप से बाढ़ के पार देख सकता है कि कैसे एक जोड़ा अपने संभोग सत्र के बीच में था। आदमी हट्टा कट्टा था और उसके चेहरे पर अच्छी मात्रा में बाल थे, जबकि महिलाओं में उसके बड़े और सुडौल शरीर के अलावा कुछ भी असाधारण नहीं था। लेकिन उस समय वह आदमी उसे चौंध रहा था। रिक वास्तव में महिलाओं का चेहरा नहीं देख सकता था और उसने उनके संभोग सत्र में हस्तक्षेप न करने का फैसला। खैर, अगर कोई उसे जानता था तो उसके लंबे हरे बालों के कारण उसे पहचानना इतना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए वह ये पता लगाने के लिए पलटा कि उसे बुलाने वाली महिला थी जिसके अंदर एक डिक पिस्टनिंग कर रहा था। उसने घर की ओर कुछ कदम उठाए और अब वह चेहरे को करीब से देख सकता था और उन नीली आंखों को उसे पता चला कि वह वास्तव में उसे पहचानता है। वह उसकी चाची सुना थी। अरे चाची, यह मैं हूँ, रियू। रिक ने उसे जवाब देने का फैसला किया और साथ ही उसके हिलते हुए स्तन को दिखाया जो उसकी आंखों के सामने थे। रियू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब आप होश में नहीं थी जब मैं 2 दिन पहले आपसे मिलने आया था। उसने अपनी कराह को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए उससे पूछा। वह अपने ऊपर बैठे आदमी को साफ तौर पर बातचीत में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। वह उस चूत के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध था। उस समय आंटी सन डॉगी स्टाइल की पोजीशन में थी, जबकि आदमी ने घोड़े की तरह रुख अपना लिया था और उसे चौंध रहा था। उसके चेहरे से ऐसा नहीं लगता था कि वह ज्यादा मेलजोल पसंद करता हो। इस समय रिक को एक रहस्योद्घाटन हुआ। ये उसकी आंटी थी, ये निश्चित है। तो क्या इस छेद पर अंकल का कब्जा नहीं होना चाहिए? इस आदमी को लॉन के बीच में और दिन के उजाले में सुना को नीचे गिराने की इजाज़त क्यों दी गई और सुना को उससे घृणा महसूस करने के बजाय वह खुद सवारी का आनंद लेती देखी जा सकती है। लेकिन कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका था कि स्थिति को खुद को स्पष्ट करने दिया जाए, बजाय इसके कि वह अपना मुंह खोले और कुछ गलत धारणा दे। हाँ चाची, मैं कल सुबह ही उठा हूँ। मैं सिर की चोट से कमोबेश ठीक हो गया हूँ, रिक ने जवाब दिया, याद करते हुए एचडी को अभी भी उसके सवाल का जवाब देना बाकी था। ओह, यह हम जानकर बहुत अच्छा लगा है माँ। हम देवी गाला को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद। सुना ने उत्तर दिया। रिक ने सोचा, हाँ महिला, मुझे आशा है कि आपकी देवी इस कामुक प्रार्थना को सुनेगी। हो, अरे रियू, हम आप घर के अंदर जा सकते हैं? आहा माँ। इसलिए रिक अपनी चाची की हाँ की पुष्टि करते हुए घर में रहने चला गया। काइरो उन बहुत कम लोगों में से था जिनके बारे में उसे सबसे ज्यादा याद था, क्योंकि सबसे पहले वह उसका चचेरा भाई था और दूसरे वे सबसे अच्छे दोस्त थे। असल में रियू विशेष रूप से सामाजिक बच्चा नहीं था। इस शहर में उसके कुल मिलाकर 2 ही दोस्त थे। पहला था काइरो और दूसरा था रिको। काइरो और रियू अपेक्षाकृत शर्मीले थे, जबकि उनका दोस्त रिको हमेशा मुखर रहता था। रिक को याद है कि वे साथ में बहुत खेला करते थे, लेकिन पिछले साल उन्हें अपने खेलने के समय पर बहुत अंकुश लगाना पड़ा।
क्योंकि अब वे बड़े हो गए हैं और एक बार जब वे अपना जादू जगा लेंगे तो उन्हें खेत में मदद करनी होगी। रयू ने एक कोने में बैठे और कुछ फलों को छीलते हुए रूखे काले बालों वाले एक लड़के को पाया। अरे वहाँ! रिक ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उसे एक कुबड़ था कि उसका इस सटीक घर पर आना कोई संयोग नहीं था। आमंत्रित किया गया। रिक ने वही किया जो उसे बताया गया था और अपने भाई के साथ बैठ गया। वह यहाँ इस लड़के के साथ तुरंत एक बंधन महसूस कर सकता है। रयू उसके जीवन में उसके काफी करीब रहा होगा। रिक ने माना, क्या अब तुम ठीक हो भाई? जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था तो तुमने मुझे डरा दिया था। हाँ भाई, हाबा पहले से कहीं बेहतर है, रिक ने उत्तर दिया। अब आपको मुझे बताने की जरूरत है कि वास्तव में क्या हुआ था। हमारे माता पिता ने उनकी बातों पर विश्वास किया होगा, लेकिन आप और मैं उन गुंडों के बारे में बेहतर जानते हैं। उन्होंने आपके साथ कुछ करने की कोशिश की होगी। रिक उसकी आवाज में चिंता और गुस्सा देख सकता है और इससे उसका दिल खुश हो गया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहे होंगे। ठीक है, तो जब से मुझे ये शरीर विरासत में मिला है, मैं उसके दोस्तों की उतनी ही देखभाल करने की कोशिश करूंगा जितना कि मेरा ये जीवन अब अनुमति देगा। रिक ने खुद से सोचा। अध्याय 13, काइरो के साथ चर्चा। मुझे पता था कि आप ये पूछेंगे। यह उस कमीने जिम और उसके गुंडों के समूह का काम था। उन्होंने मुझे नदी में धकेल दिया और नीचे गिरते समय मेरा सिर किसी चट्टान से टकरा गया। बाद में उन कमीनों को शायद इस बात का डर सता रहा होगा कि उन्होंने मुझे जितना सोचा था उससे अधिक चोट पहुंचाई, इसलिए वे मुझे इलाज के लिए मेडिकल हॉल ले गए और मेरे माता पिता को सूचित किया। रिक ने अपनी कहानी सुनाई जो उसे अमोलिया ने सुनाई थी। मुझे पता था कि बचपन से ही वे हमेशा हमें चिढ़ाते रहते थे। अब भी जब 2 साल पहले उनकी क्षमताएं जागृत हो चुकी हैं, तब भी वे हमें धमकाना चाहते हैं। काइरो ने आह भरी और आगे कहा, तो क्या आपने अपने माता पिता को इस बारे में बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया, रिक ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। क्यों? काइरो हैरान था। मेरे माता पिता को इस झंझट में खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही वे इसमें शामिल हों। आपको क्या लगता है कि जिम को क्या सजा भुगतनी होगी? ये देखते हुए कि उसके पिता शहर के प्रमुख हैं, अधिक से अधिक उसे 1 या 2 सप्ताह के लिए घर में कैद किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि और क्या होने वाला है? रयू के तर्क को सुनकर काइरो ने पुष्टि में सिर हिलाया। मैंने निर्णय किया है कि मैं अपना जादू जगाऊंगा और फिर खुद उनसे मुकाबला करूंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और उन्हें दिखा दूंगा कि वे हमेशा हमें परेशान नहीं कर सकते। रयू के भावुक भाषण को सुनने के बाद काइरो हैरान और उत्साहित दोनों था। वह हैरान था क्योंकि यह घटना से पहले वाला रयू नहीं था। वह स्पष्ट रूप से इस तरह की सोच रखने के लिए काफी परिपक्व हो गया है, लेकिन वह अभी भी उत्साहित था क्योंकि रयू के शब्दों ने उसे अपने भविष्य के लिए उम्मीद से भर दिया था। हालांकि आपकी जादुई आत्मीयता ज्यादातर आपके माता पिता के वंश पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अतीत में विनम्र घरों से उठकर कड़ी मेहनत करने और कुछ बहुत शक्तिशाली क्षमताओं का आदेश देने वाले लोगों की कोई कहानी नहीं थी। इस समय चाची सुना अपने हाथों में 5 कन्या फल और बिना कपड़ों के शरीर के साथ अंदर आईं, जबकि तुरा बैंगनी त्वचा वाले सेब के समान थे। कन्या हरे केले के जैसे फल थे। निपल्स। जब उसने कहा कि काइरो, क्या तुम इतनी मेहरबानी करके इन्हें भी छील सकते हो? ठीक है माँ, इनके साथ काम खत्म होने के बाद मैं ऐसा करूंगा। काइरो ने तुरास को काटने के अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तर दिया। सुना ने उसे एक चुंबन दिया और यहाँ पक्षपात न करते हुए उसने रयू को भी एक चुंबन दिया। फिर वह उस जगह के लिए चली गई जिसे रिक ने बाथरूम समझा। अरे भाई, चाचा राइडे कैसे हैं? रिक अपने चाचा को बातचीत में धीरे से लाना चाहता था ताकि उसे यहाँ चल रहे व्यभिचार के स्पष्ट मामले के बारे में एक विचार मिल सके। हाँ, वह अच्छा है। वह आज खेतों पर काम कर रहा है, अन्यथा वह आपको देखकर बहुत खुश होता। ठीक है, रिक ने महसूस किया कि उसके चाचा उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। हालांकि उनके पिता हमेशा उन दोनों के साथ सख्त थे, चाचा उनके जीवन में खुशी का एक स्रोत थे, चाहे वह उन पर प्यार लुटाना हो या उन्हें विभिन्न स्वादिष्ट फलों से लाड़ प्यार करना हो। तो फिर चाची उस आदमी के साथ यौन संबंध क्यों बना रही थी? क्योंकि चाचा अभी मौजूद नहीं हैं। रिक ने उसकी जिज्ञासा को कम करने के लिए यह सवाल पूछने की हिम्मत की और क्योंकि वह एक दोस्त के
सामने था। क्यों? क्या ये ठीक नहीं है क्योंकि लोगों ने पहले ही भुगतान कर दिया उन 5 कन्या राशि वालों के साथ? माँ रिक इस बात से भयभीत था। क्या उसकी चाची यहाँ किसी प्रकार की सेक्स वर्कर थीं? लेकिन उसे रियू से ऐसा कुछ भी याद नहीं है। हाँ, ये वही होना चाहिए। वह कुछ कमाने के लिए बेताब एक वेश्या होनी चाहिए ताकि वह अपने बेटे को जादुई जागरण के लिए प्रायोजित कर सके। हाँ हाँ, ये ठीक है। क्षमा करें काइरो, मैं अभी भी थोड़ा उलझन में हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आपको अभी मेरे मूर्खतापूर्ण सवालों को सहन करना होगा। हाँ हाँ, रिक ने हंसते हुए स्थिति को हल्का करने की कोशिश की। चिंता मत करो भाई, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहां रहूंगा। यह आपके लिए बहुत कठिन रहा होगा। काइरो ने थोड़ा चिंतित होकर जवाब दिया। रिक को नहीं पता था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए जब सुना जल्दी से स्नान करने के बाद कमरे में दाखिल हुई। उसके स्तन पर, उसके पेट पर और उसकी झाड़ी में छोटी छोटी बूंदें तैर रही थीं। किसी भी वीर्य का कोई निशान नहीं बचा था। उसने खुद को अच्छी तरह से धोया है। तो रियू, क्या आप अपनी चाची को पूरी स्थिति समझाने की योजना बना रहे हैं? उसने अपने खूबसूरत काले बालों को सुखाते हुए पूछा। फिर रिक उसे कहानी का अपना विवरण दिया जो उसने अपनी माँ को बताया था। उसके समान काइरो इतना दयालु था कि उसने अपने स्पष्टीकरण में किसी भी विसंगति की ओर इशारा नहीं किया। इसलिए आप अभी बहुत स्वस्थ लग रहे हैं, ये सब मायने रखता है, और भविष्य में उन लोगों से बचने की कोशिश करें। रिक जानता था कि सुना ये सब अच्छी नीयत से बता रही थी, इसलिए उसने सिर हिलाया। इस समय उसने देखा कि उसकी चाची ने कुछ कपड़े पकड़ लिए हैं और तैयार होने की कोशिश कर रही है। रिक का मन उसकी नग्नता को ढकने के विचार पर विरोध करने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। उसने मौका लेने और उसके साथ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। चाची, आज थोड़ी गर्मी है, आप इसे ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ देती? सत्र के बाद आपको गर्मी लग रही होगी। वह उस पर यह आजमाना चाहता था। हालांकि यह उसकी मां के साथ काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं था कि यह चाची के साथ भी काम नहीं करेगा। सू ने मुस्कुराए और पोशाक नीचे रख दी। ठीक है, कृपया मेरा बुरा मत मानना। सुना कमरे में आए और रियू को एक चुंबन दिया। ऐसा लगता है कि तुम बड़े हो गए हो रियू, और तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद, उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। रिक आज इससे उत्तेजित हो गया। उसने एक बार भी अपना वीर्य नहीं छोड़ा, इसलिए उसके लिंग पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल लगा। तुम लोग यहीं प्रतीक्षा करो, मैं पीने के लिए थोड़ा दूध लाती हूँ, ये कहकर वह रसोई में चली गई। रिक ने काइरो को कुछ बातचीत में शामिल किया। काइरो ने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर से अपने फलों पर काम करना शुरू कर दिया। इस बार रिक को लगा कि काइरो का मूड थोड़ा खुशनुमा हो गया था, उसकी तुलना में जो उसने अभी अभी अंदर आते समय देखा था। रिक ने देखा कि सुना एक बर्तन में धातु की छड़ डालकर दूध मथ रही थी और वह उसे अपने हाथों से घुमा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि रिक रसोई में आ गया है। क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए आंटी? रिक ने उसके पास आते हुए और उसकी चौड़ी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। अध्याय 14। एक अनजान चाची के साथ गुदा मैथुन। एक ओह, तुमने मुझे हैरान कर दिया, रियू सुना ने खिलखिलाते हुए कहा। मुझे आपकी याद आई चाची। उसने अपनी चाची को ये सब बताते हुए अपना एक हाथ उनके अंडरबूब पर ले गया। और तुमने अपनी चाची को क्या याद किया, छोटे रियू? सुना को उसकी मीठी बातें पसंद आ रही थीं, इसलिए उसने उसे थोड़ा चिढ़ाने का निश्चय किया, ये देखकर कि सुना को उसके स्तन पर उसका हाथ बुरा नहीं लगा। रिक ने थोड़ा और साहसी होने का निर्णय किया और अपना दूसरा हाथ दूसरे स्तन पर ले जाकर धीरे से मालिश करना शुरू कर दिया। आपकी हर छोटी बड़ी बात चाची, आपके कोमल स्तन, आपकी आंखें, आपके गोल कूल्हे, आपके बाल, और सबसे बढ़कर आपकी ताज़ा खुशबू, मुझे ये सब याद आया। सुना ये सुनकर थोड़ा हैरान हुई। हालांकि रियू एक हंसमुख बच्चा था, लेकिन अपनी चोट से पहले वह इतना भावुक नहीं था। लेकिन वह ये नहीं कह सकती कि उसे रियू का ये पक्ष पसंद नहीं है। अपनी चिढ़ाने के साथ उसने कहा, ओह ऐसा है, मैं समझ सकती हूँ कि आप अन्य चीज़ों को याद कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे कूल्हों को क्यों याद करेंगे? रिक अपनी चाची के दूध के जग के साथ आनंद ले रहा था। वह उन्हें अपनी इच्छानुसार ढाल रहा था। वह उसके खड़े निपल्स को चुटकी बजा रहा। नीचे मैं इस चाची को क्यों नहीं मिस करूंगा, वे बहुत गोल और ठोस हैं। साथ ही रिक रुका और उसके दाहिने नितंब पर हल्के से थप्पड़ मारा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उन्हें थप्पड़ मारता हूँ।
तो वे कैसे हिलते हैं? हाँ हाँ, आपने एक चतुर जीभ विकसित कर ली है, मैं देख रहा हूँ, सुना ने जवाब दिया, जबकि अभी भी उसका ध्यान दूध मथने के लिए अपने हाथों को हिलाने पर केंद्रित था। रिक अपनी पैंट में बहुत टाइट था। जब वह पहली बार इस घर में दाखिल हुआ था तो उसने इतना बोल्ड होने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अपनी माँ के साथ उसकी मुलाकात ने उसे सामान्य से थोड़ा अधिक साहसी बना दिया है। रिक ने यह भी महसूस किया है कि उसका लाइल वास्तव में अमेला के साथ काम नहीं करता था, और उसने देखा था कि उसने उसके गुदा गुहा में जो डाला था वह उसकी उंगलियां नहीं बल्कि उसका लिंग था। लेकिन चूंकि उसकी माँ ने उसके साथ यह मुद्दा नहीं उठाया, इसका मतलब यह होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि गुदा सेक्स भी एक तरह का यौन सुख हो सकता है। इसका मतलब उसे यहाँ दूसरों पर प्रभुत्व की एक बड़ी भावना है, इसलिए वह इसी क्षण से अपनी योजना को अमल में लाएगा और अपनी चाची के छेद को देखेगा। ये सोचते हुए उसने उन बंस को एक तरफ कर दिया और एक बाल रहित गुदा प्रकट किया। अपनी माँ के बट को पहले तलाशने का अनुभव होने के कारण रिक आश्चर्यचकित था कि उनके गुदा कितने साफ थे। यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि वे सभी फल और दूध खाते हैं। रिक स्थिति को सर्वोत्तम तरीके से समझाने के लिए एक कारण के साथ आया। उसने अपनी उंगलियों को उस आमंत्रित गुहा में धीरे धीरे डालने से पहले उन्हें गीला करने के लिए अपने मुंह में डाल दिया। उसके नग्नता को ढकने का विचार उसके नितंब में घुसपैठ को महसूस करते हुए सुना ने पीछे देखने की कोशिश की कि रियू उसके छेद के साथ क्या कर रहा था। रिक, तुम मेरे गुदा में अपनी उंगली क्यों डाल रहे हो? सुना ने उससे थोड़ा हैरान होकर पूछा। रिक को उसे जवाब देना पड़ा ताकि वह इसे दैनिक दिनचर्या से ज्यादा कुछ न समझे। मुझे पसंद है कि आप अंदर से कितनी गर्म है चाची, इसलिए कृपया मेरी उंगलियों को थोड़ी देर के लिए वहां आराम करने दे। सुना को आज मिठास का ओवरडोज हो रहा था, इसलिए उसने जवाब दिया, ठीक है, आप जारी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है। ये कहकर उसने फिर से अपने गधे में उंगली डालते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। ये बहुत आसान था। रिक अपने मन में हंसा, इसलिए वह अपनी चाची के गुदा की गर्मी और कसाव का आनंद लेते हुए अपनी उंगली को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा। रिक सोच रहा था कि शायद यह उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन था, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक गहरा विचार आया, अगर मैं अपनी उंगली को अपने लिंग से बदल दूं तो क्या उसे कोई आपत्ति होगी? अमीलिया को निश्चित रूप से इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी अब तक उसके सभी साहसिक कारनामे अनदेखे रहे थे, इसलिए ये जोखिम उठाना उचित था क्योंकि पुरस्कार संभावित नतीजों से कहीं अधिक थे। कार्रवाई का तरीका तय करने के बाद वह उठा, अपनी पैंट नीचे खींची। उसका छोटा भाई पीछे उछला और सीधा सुना की गांड की ओर इशारा किया। चाची, क्या आप रैक पर थोड़ा सा झुककर अपने कूल्हों को बाहर की ओर धकेल सकती हैं ताकि मैं आपके गुदा द्वार तक बेहतर पहुंच बना सकूं? सुना ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। वह बस रसोई के रैक पर थोड़ा सा झुकी और अपने कूल्हों को बाहर की ओर धकेला। रिक अपने छोटे भाई को अंदर धकेलने के लिए तैयार था, लेकिन पहले उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह आसानी से अंदर जा सके, क्योंकि अगर उसे अपने छेद के अंदर लेने में दर्द होता है तो वह भविष्य में इस विचार का विरोध कर सकती है। तो उसने अपने हाथों में थूका और अपने लिंग पर लार मल ली। उसने इसे कुछ बार दोहराया और उसका लिंग अब पूरी तरह से फिसलन भरा और ढीला हो गया था। इसके बाद उसने अपने लिंग के सिर को सिकुड़े हुए छेद पर दबाया और हल्का धक्का दिया, और अब उसके छोटे भाई का सिर अंदर था और सुना स्फिंक्टर की मांसपेशियों द्वारा उसे कसकर पकड़ लिया गया था। आहमा उसकी चाची की तरफ से जवाब आया। इस बार घुसपैठ को भांपते हुए सुना हैरान रह गई, क्योंकि इस बार उसकी गांड में कोई उंगली नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत बड़ा था। उसने रियू की तरफ देखने की कोशिश की, जो वहां अपनी पैंट नीचे किए खड़ा था और उसे मुस्कुरा रहा था। रियू, मेरे छोटे लड़के, क्या तुम अपनी चाची के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो? यदि ऐसा है तो सबसे पहले ये गलत छेद है जिसमें तुमने अपनी मर्दानगी डाली है। और उसने अपने छोटे भतीजे की भोली भाली बात पर हंसते हुए कहा। उसे लगा कि अब समय आ गया है कि पलियू को किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने का प्रत्यक्ष अनुभव हो। रियू उसकी दूसरी बात से थोड़ा हैरान था, इसलिए अपनी चाची के साथ यौन संबंध बनाना ठीक है अगर वह भुगतान कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वह अजनबी आधे घंटे पहले उसकी चाची को पंप कर रहा था।
हालांकि वह इसे हंसी में उड़ा रही थी, लेकिन किसी तरह रिक को लगा कि वह सच कह रही है। ये सच होने के लिए बहुत अच्छा था। इससे रिक के लिए एक पूरी नई दुनिया खुल जाएगी। इसलिए उसे केवल धन की आवश्यकता होगी और वह इस शहर की किसी भी और सभी सुंदरियों के साथ संभोग करेगा। इस समय रिक के दिमाग में एक निश्चित रेडहेड आया, उसकी माँ। क्या वह उसे चोदने में सक्षम होगा? यदि वह कुछ फल प्राप्त कर सके और उन्हें अपनी माँ की योनि के बदले में दे सके। ये सोचकर उसके शरीर ने उसके लिंग में अधिक रक्त पंप किया और उसका सिर और भी अधिक सूज गया। नहीं चाची, मैं आपके साथ यौन संबंध बनाने की योजना नहीं बना रहा। आंटी हेचे नीचे। मेरे छोटे भाई को भी आपके गुदा से कुछ प्यार मिलना चाहिए। रिक ने सुना को एक मासूम मुस्कान। अध्याय 15। एक अनजान चाची के साथ गुदा दो। हाहा, सुना हंसी। तुम अपनी चोट के बाद वास्तव में बहुत दिलचस्प हो गए हो रियू। ये देखकर रिक थोड़ा शांत हो गया। सच तो ये था कि उसके पास उसके लिए कोई अन्य स्पष्टीकरण तैयार नहीं था, इसलिए यदि वह आश्वस्त नहीं होती तो वह शायद एक डांट के लिए तैयार हो सकता था, लेकिन इससे उसके और सुना के बीच बाधाएं पैदा हो जाती। लेकिन वह आश्वस्त था कि उसकी योजना सुना के चेहरे पर प्रसन्न अभिव्यक्ति को देखते हुए काम कर रही थी। वह इसके लिए आभारी था, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता था कि इस समय किसे धन्यवाद देना है। क्या यह उसकी किस्मत थी, या यह उसका खूबसूरत चेहरा था जिसने उसे अपना गार्ड गिरा दिया, या उसे भोलेपन की इस दुनिया को ही धन्यवाद देना चाहिए। वैसे भी वह बाद में इस बारे में फैसला करेगा। आज उसके पास चोदने के लिए एक चाची थी। चाची, मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसने पूरी मासूमियत के साथ कहने की कोशिश की। ठीक है रियू, तुम इसे जितना चाहो अंदर धकेल सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रिक इसी का इंतजार कर रहा था। उसने उसकी गांड को पकड़ लिया और अपने बड़े लिंग पर बल लगाना शुरू कर दिया। रिक के मनोरंजन के लिए उसका आधा लिंग बिना किसी रुकावट के अंदर चला गया। इस दुनिया में पहले ही कुछ पैसे देख चुका रिक जानता था कि उसका लिंग बड़ा है। इस प्रकार ये आश्चर्यजनक था कि उसकी चाची अपने चेहरे पर दर्द के किसी भाव के बिना इसका आधा हिस्सा ले सकती है। क्या ये सब रियू में है? सुना ने पूछा, क्योंकि वह इस स्थिति से नहीं बता सकती। हाँ चाची, यह अंदर है, आप अपना काम जारी रख सकती हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना। रिक जानता था अगर उसने थोड़ा सा एडजस्ट किया तो वह स्पष्ट रूप से उसके अंदर 1 या 2 इंच डाल सकता था, लेकिन जानता था कि कब रुकना है। वह अपनी चाची के साथ लंबे समय तक गुदा संबंध रखने की योजना बना रहा था, इसलिए वह इसे मज़े और आनंद के एक पल के लिए बर्बाद नहीं कर सकता था। अब रिक ने अपने कूल्हों को हिलाना शुरू कर दिया और अपनी छड़ी से सुना की गांड को पंप किया। लेकिन हर बार जब वह अंदर जाता तो वह केवल 4 इंच अंदर धकेलता और बाकी 5 बाहर छोड़ देता। इस तरह सुना का गुदा हम्पिंग शुरू हुआ। सुना आज अच्छे मूड में थी। उसे एक ग्राहक मिला जिसने उसकी सेवा के लिए उसे अच्छी रकम दी। इसके बाद उसे पता चला कि उसका भतीजा ठीक हो गया है और उसे यह बोल्ड रियू शर्मीले से ज़्यादा पसंद आया। वह उसके लिए प्रशंसा करने में कभी कमी नहीं करता था, इसलिए उसने सोचा कि उसे भी वह करना चाहिए जो वह अपने रियू के लिए कर सकती है। लेकिन वह ये देखे बिना नहीं रह सकी कि यह रियू विशेष रूप से उसमें रुचि रखता था। लेकिन पहले वह एक उंगली डालना चाहता था और उसके बाद वह अपना पूरा लिंग अंदर डालना चाहता था। उसने कुछ दिलचस्प शौक विकसित किए हैं, उसने सोचा। उसका दूध मथना समाप्त हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वह रियू को थोड़ा रुकने के लिए कह पाती ताकि वह अपना स्थान बदल सके, उसे लगा जैसे उसकी नसों में बिजली का एक बोल्ट दौड़ गया हो और उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गईं, विशेष रूप से उसकी दबाने वाला यंत्र। उसने देखा कि रियू उसे पीछे से चोद रहा था और उसे इससे आनंद महसूस होने लगा था। अभी क्या हुआ? मुझे अपने गुदा द्वार से आनंद की अनुभूति क्यों होगी? वह घूमी और रियू के चेहरे की ओर देखा। उसने महसूस किया कि वह उसके छेद में अपना लिंग डालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। उस जैसे छोटे लड़के के लिए उस तरह की गति बनाए रखना बहुत कठिन होगा। कितना मेहनती! रिक ने अपनी चाची को उसे एक बड़ी मुस्कान देते हुए देखा। रिक अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इस बार अपने छोटे भाई को थोड़ा और गहरा धकेलते हुए उसने अपना वीर्य उसके अंदर छोड़ दिया। जब उसे एहसास हुआ और उसने जल्दी से समझाने की कोशिश की, सॉरी चाची, मैं थोड़ी देर के लिए नियंत्रण खो बैठा और अपना वीर्य आपके
अंदर छोड़ दिया। उसने खुद पर बहुत शर्मिंदा होने का नाटक किया, जैसे उसने कोई अपराध किया हो। सुना ने वैसे भी उसे डांटने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जब उसने उसका शर्मनाक चेहरा देखा, जैसे कि अगर उसने उसे सांत्वना नहीं दी तो वह रोना शुरू कर देगा, तो वह पलटी और उसे कसकर गले लगा लिया। नहीं मेरे बच्चे, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह एक पुरुष के शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। वह 6 बच्चों को जन्म नहीं देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अंदर छोड़ दिया है, ठीक है। रिक मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके मन में मुस्कुराहट आ गई। ठीक है चाची, अगर आप ऐसा कहती हैं और चाची आपको ऐसा करने की अनुमति देंगी। रिक ने सिर हिलाकर और हम के साथ उत्तर देते हुए अपनी खुशी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। सुना ने राहत की सांस ली और रयू, तुम थोड़ी देर के लिए कायरो से बात कर सकते हो, और जब मैं खुद को साफ कर लूं तो तुम्हारे लिए दूध ले आऊंगी। ठीक है चाची, रिक ने कहा, जबकि उसने अपनी पैंट पहनी और रसोई से बाहर चला गया। हॉल में कायरो अपने कामों से निपट चुका था और उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? और ठीक है, मैं बस चाची से मिल रहा था। कायरो ने समझने में सिर हिलाया। उसके बाद उसने कायरो के साथ 5 मिनट तक बातचीत की। जब उसने एक नग्न सुना को देखा तो उसने स्वाद के लिए मथे हुए दूध और कुछ फलों के गार्निश के साथ 2 छोटे बर्तन खरीदे। उसने इसे फर्श पर रख दिया और उनके पास बैठ गई। रयू, ये तुम्हारा पसंदीदा? धन्यवाद चाची, ये हमेशा की तरह स्वादिष्ट है, रिक ने मैं महसूस करते हुए उत्तर दिया कि इसका स्वाद बहुत। कायरो ने भी अपना एक पी लिया। कुछ देर तक दोनों माँ और साथ बातचीत करने के बाद रिक को एहसास हुआ कि कुछ सूर्यास्त होने वाला है, इसलिए उसने दोनों को अलविदा अपने घर के लिए गया। रयू अधिक बार आने की उसकी चाची ने कहा, जबकि उसने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। दिन कैसे बीता? इससे बहुत खुश था। आज वह अपने लिए एक गधे को जीतने में कामयाब रहा, जिसका वह जब चाहे उपयोग कर सकता है। वह चाची के साथ कुछ नए दिनों का इंतजार कर रहा था और वह उसे कितना आगे बढ़ा सकता है, ये सोचकर अब रिक अपनी मां पर भी इसका परीक्षण करना चाहता था। वह बहुत उत्साहित था, इसलिए वह व्यवहारिक रूप से अपने घर की ओर भाग गया। उसने बाड़ का गेट खोला और अंदर चला गया। अपने घर की ओर बढ़ते हुए उसने शेड में जांच की, लेकिन उसकी मां वहां नहीं थी। उसने अपने मिट्टी के बर्तन का काम पूरा कर लिया होगा, बड़बड़ाते हुए, लगता है पिताजी आज जल्दी वापस आ गए। ये सोचते हुए वह अब तक के अपने अनुभव से जानता था कि वे उस पर बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर जो उसने देखा उससे उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी आंखों में क्रोध की चमक। अध्याय 16, अमेलिया का दुरुपयोग। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, वह महिला उसकी मां अमेलिया थी, लेकिन उसे संभोग करने वाला आदमी किसी भी कीमत पर उसका पिता जेफ नहीं था। वह लंबे सुनहरे बालों वाला एक लंबा आदमी था। उसने अपनी ठोड़ी पर गोटी के साथ मूंछें रखी थीं। उसकी तेज आंखें थीं, जिससे लगता था कि वह वास्तविक मानव के बजाय किसी प्राणी को देख रहा है। उसने अमेलिया के लंबे लाल बालों को 2 सेटों में बांट रखा था और प्रत्येक को एक हाथ में पकड़ रखा था। वह अमेलिया की योनि पर अपने प्रत्येक धक्के के साथ उन्हें खींच रहा था। अमेलिया का सिर उसके बालों पर उसके शासन के कारण हिल रहा था। रिक विश्वास नहीं कर सकता कि जिन बालों को वह इतना पसंद करता था उनका इस्तेमाल उसकी मां को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा, जैसे वह एक घोड़ा थी और वह आदमी उसे सवारी कर रहा था। आदमी गुर्रा रहा था और प्रत्येक गुर्राहट के साथ रिक अपनी मां की दर्द भरी चीख शहर हर बार थोड़ी देर में वह अमेलिया के बालों को जोर से खींचता, जिससे वह दर्द में चिल्लाती। रिक अपनी गेंदों को बांधे वहां खड़ा था। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन एक गैर जादुई बच्चा शहर के सबसे शक्तिशाली जादूगर के साथ क्या कर सकता था? या उसे खेतों में भाग जाना चाहिए और अपने पिता को वापस लाना चाहिए? नहीं, इसमें बहुत समय लगेगा। इससे पहले कि रिक किसी निर्णय पर आ पाता, उसने अपनी मां की मीठी आवाज सुनी, ओ रियू, आह तुम वापस आ गए। हम तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। मैं तुम्हारा दोपहर का भोजन आहा तुम्हारे कमरे में ला दूंगा। हालांकि उसकी कराह और चीखों से भरा हुआ रिक ने उसे जोर से और स्पष्ट सुना। वह क्यों बात कर रही थी? यह यहाँ किसी तरह का सामान्य व्यवसाय चल रहा है रिक, ये
भी देख सकता है कि उसके चेहरे पर आंसू के दाग थे। यहाँ क्या हो रहा है? रिक ने अपने सिर में तेज दर्द महसूस किया और उसे लगा जैसे रियू की यादों का एक और हिस्सा उसके साथ विलीन हो गया है। और उसे वह जवाब मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसके घर में यह वास्तव में एक सामान्य घटना थी। वास्तव में कोरुआ शहर के सभी घरों में यह आम बात थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने सेक्स को एक ऐसी सेवा के रूप में विकसित किया था जिसका लाभ उठाया जा सकता है यदि आप इसके लिए भुगतान कर सकते हैं। अलग अलग महिलाएं आपसे अलग अलग कीमत मांग सकती हैं, लेकिन एक बात सामान्य थी, वह ये कि उन सभी के लिए एक कीमत थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी चाची कोई फुहर नहीं थी, उसने बस अपनी सेवा की पेशकश की जिसने भी उसके लिए कीमत चुकाए। वास्तव में ये यहाँ की महिलाओं के लिए आय का प्राथमिक स्रोत था जबकि जादू माध्यमिक था। साथ ही महिलाएं यहाँ लाभार्थी थीं क्योंकि पुरुषों की तुलना में उनकी यौन जरूरत बहुत कम थी। इसका मतलब यह था कि सेक्स के लिए पुरुषों को भुगतान करने वाली महिलाएं शहर में सभी सेक्स संबंधी लेन देन का एक न्यूनतम सेट बनाती थीं, सेक्स पर बहुत अच्छी रकम खर्च करना, जबकि महिलाओं में क्षमताओं की कमी थी लेकिन वे अपनी सेक्स अपील से इसकी भरपाई कर लेती थीं। इस ज्ञान ने उन्हें एहसास दिलाया कि इस समय यहाँ निश्चित रूप से किसी प्रकार का लेन देन चल रहा है, लेकिन रिक को जो बात हैरान कर रही थी वह ये थी कि यह अब तक देखे गए किसी भी अन्य सेक्स सीन की तरह नहीं था। ये स्पष्ट रूप से हार्डकोर होने की ओर झुका हुआ था। एक बार फिर उसकी मां की कॉल ने उसकी विचार प्रक्रिया को तोड़ दिया। महनम आहा रियू, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हम मां। हाँ मां, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने चाची सुना के घर पर दोपहर का भोजन किया था। मैं यहीं खुद को आराम से कर लूंगी। ठीक है रियू, अमेलिया ने भारी सांसों के साथ जवाब दिया। रिक के पास अपने कमरे में खुद को बंद करने का विकल्प था, लेकिन वह इस पल अमेलिया के साथ रहना चाहता था क्योंकि वह इस आदमी पर विश्वास नहीं करता था जिसका लिंग अब उसके गर्भ में धड़क रहा था। रिक को उम्मीद की एक झूठी भावना थी कि अगर वह यहाँ रहा तो यह आदमी उसकी मां के साथ दूर नहीं जा पाएगा। एक जोरदार थप्पड़ ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया क्योंकि वह अपनी मां के विशाल नितंब पर एक स्पष्ट हाथ का निशान देख सकता था। संभोग करने वाले जोड़े की ओर देखते हुए रिक हॉल के किनारे गया और बैठ गया। गोरा लड़का अब अपनी मां को एक हाथ से राज कर रहा था, जो अभी भी आग जैसे लाल बालों को पकड़े हुए था, और दूसरे हाथ से उसके नितंब पर थप्पड़ मार रहा था। वह दर्दनाक रहा होगा। रिक को ये बात पहले हाथ के निशान से और दूसरी अपनी मां की चीख जैसी से पता चली। इससे वह स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो गया क्योंकि रिक ने उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान देखी। अब वह उसे हर कुछ मिनट में थप्पड़ मारने लगा। रिक ने महसूस किया कि इस आदमी को इससे मजा आ रहा है। क्या कमीना है। रिक केवल अपने मन में उसे कोस सकता है। ये कुछ और मिनटों तक जारी रहा जब उस आदमी ने अमेलिया के कूल्हों को पीछे खींचा और एक कामोन्माद वाला चेहरा बनाया। रिक अपनी मां की योनि से ढेर सारा वीर्य उसकी जांघों से नीचे जमीन पर बहता हुआ देख सकता है। रिक को नहीं पता था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। क्या वह गुस्सा था? हाँ बिल्कुल। क्या वह खुश था कि कम से कम ये तमाशा खत्म हुआ? हाँ। क्या वह अपनी मां से निराश था? बहुत ज़्यादा। लेकिन वह क्या कर सकता है? क्या वह उसे दोष दे सकता है? यहाँ के लोग उसकी नैतिकता की भावनाओं को साझा नहीं करते थे और वह निश्चित तौर पर नैतिकता पर किसी को व्याख्यान देने वाला अंतिम व्यक्ति था, जिसने आज ही अपनी भोली चाची का फायदा उठाकर उसकी गांड में चुदाई की। तुमने अच्छा किया अमेलिया, इन कुछ हफ्तों में मैंने जो सेक्स किया वह बहुत ही संतोषजनक था, नंगे आदमी ने कहा। रिक को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ये देखकर थोड़ी राहत मिली कि उसका लिंग 7 इंच लंबा था, जबकि यह निश्चित रूप से उसके पिता से लंबा था, लेकिन वह उसकी तुलना नहीं कर सकता। रिक ने अपनी मां को थोड़ा झुकते हुए देखा और प्रमुख को धन्यवाद दिया। उस आदमी ने कपड़े पहने और एक कपड़े का थैला खरीदा और अमेलिया को दिया। ये लो, तुमने कड़ी मेहनत की है। मैंने एक पेस्ट शामिल किया है जिसे तुम अपने कूल्हों पर लगा सकती हो, ये सूजन में मदद करेगा। आदमी ने जारी रखा, और जैसा कि तय हुआ था अपने शरीर पर, ताकि वह एक वीडियो गेम की तरह मोड के बीच स्विच कर सके। रिक ने खुद से सोच। चैप्टर 17 मां से बातचीत। तो मुझे लगता है कि आपका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया है।
तैयार होकर एरिक रिक की ओर बढ़ा और अमेलिया से पूछा, हाँ चीफ, देवी गया की वजह से वह ठीक हो गया है। मुझे लगता है कि तुम इस साल की मैजिकल सेरेमनी में शामिल होने वाले बच्चों में से एक हो। एरिक ने इस बार हरे बाल वाले छोटे लड़के के आमने सामने आकर पूछा। हाँ मैं हूँ, रिक ने जवाब दिया। हालांकि वह जानता था, चूंकि उससे विनम्रता से पूछा गया था, उसे उचित शिष्टाचार के साथ जवाब देना चाहिए था, लेकिन इस आदमी द्वारा अमेलिया के बाल पकड़कर उसके नितंब पर जोरदार थप्पड़ मारने का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था, और ये तथ्य कि ये जिम का पिता था वास्तव में स्थिति में मदद नहीं करता था। हाँ, हम यहाँ एक गुस्सैल व्यक्ति के रूप में आए हैं, एरिक ने जूनियर के अपमानजनक लहजे को नज़रअंदाज कर दिया। कृपया उस पर ध्यान न दे प्रमुख, उसका आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। अमेलिया रिक की सहायता के लिए आए, आपके अच्छे माता पिता हैं, कड़ी मेहनत करें और उन्हें गौरवान्वित करें, एरिक ने रिक के बालों को सहलाते हुए कहा। फिर भी रिक ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। वह अपनी प्यारी मां के प्रति कोई नफरत नहीं दिखा सकता, इसलिए वह इस आदमी से अपना बदला निश्चित रूप से लेगा। अमेलिया ने एरिक को दरवाजे तक छोड़ा। वह, रिक ने थोड़ा सा स्पष्ट रूप से रूठते हुए कहा। अमेलिया ने महसूस किया कि वह खुलने को तैयार नहीं है, इसलिए उसने उस पर दबाव न डालने का फैसला किया। इसके बजाय उसने उसे गले लगाया और उसका सिर अपने स्तनों के बीच रख दिया। रिक उसके तेजी से धड़कते दिल और भारी सांसों को महसूस कर सकता है, इसलिए उसने प्रस्ताव रखा, मैं ठीक हूं मां, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को धोना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। हाँ रियू, मैं केवल यही करने की योजना बना रहा हूं। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक अनुरोध है। रिक ने उसकी बात जारी रखने की प्रतीक्षा की। क्या आप कृपया मेरे कूल्हों पर कुछ उपचारक लेप लगाने में मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, रियू ने जवाब दिया। अमेलिया ने उसके गालों पर त्वरित चुंबन दिया और शायद नहाने चली गई। रिक हॉल मैं उसका इंतजार कर रहा था और उसने अमेलिया के लिए एक चटाई तैयार की थी। कुछ समय बीतने के बाद एक नग्न अमेलिया तौलिया से खुद को सुखाकर लौटी। वह आए और सीधे अपने पेट पर चटाई पर लेट गई। रियू, उस बैग की जांच करो, आपको वहां पेस्ट मिलेगा, अमेलिया ने उस बैग की ओर इशारा करते हुए कहा जो प्रमुख ने उसके साथ खरीदा था। रिक ने उसके कहे अनुसार किया और बैग की तलाशी ली। वहां उसे कई कन्या फल मिले जो निश्चित रूप से उसकी चाची को मिले मात्रा से 3 से 4 गुना थे। सबसे नीचे उसे मिट्टी का डिब्बा मिला। वह इसे अपनी मां के लिए लाया, इसे खोला और एक पीले रंग का चिपचिपा पेस्ट पाया। रिक ने अपने दोनों हाथों में उदार मात्रा में लिया और अमेलिया के नितंबों पर लगाना शुरू कर दिया। उसने काफी पिटाई झेली है। नहीं रियू, तुम क्यों पूछ रहे हो? रिक ने जवाब दिया। तो फिर तुम चीफ के साथ सेक्स करने के लिए क्यों सहमत हुई? वह मुझे एक सामान्य आदमी की तरह नहीं दिखते, कम से एक सेशन के दौरान तो नहीं। अमेलिया अपने बेटे के शब्दों के चयन पर खिलखिला उठी। हाँ, चीफ के सेक्स करते समय कुछ बहुत ही अनोखे शौक होते हैं, लेकिन वह ये सुनिश्चित करता है कि दूसरे लोग सामान्य व्यक्ति से मिलने वाली सामान्य कीमत से 4 और कभी कभी 5 गुना अधिक कीमत देकर नुकसान न उठाएं। साथ ही अमेलिया ने आगे कहा, बड़ा कारण यह था कि जिस नियमित व्यक्ति से मैं अपने बर्तन जादुई आग में पकाती थी, वह कुछ स्थितियों के कारण अब व्यवसाय के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए मुझे चीफ से यह करने के लिए कहना पड़ा। इसलिए मैंने इस सत्र के बदले में 20 विरगोस और 1 सप्ताह के लिए मेरे बर्तन पकाने का सौदा किया। हे, रिक को यह भयावह लगा कि वह इतने कट्टर चुदाई सत्र के बाद हंस सकती है। अमेलिया के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह अपनी चूत के लिए एक अच्छा सौदा पाने में कामयाब रही। रिक धीरे धीरे अमेलिया के नितंबों की मालिश कर रहा था। तुम्हारा? जेफ ने बेफिक्र दिखते हुए पूछा और अमेलिया के पास आकर बैठ गया। हाँ, अमेलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कम से कम गर्मियों के महीनों में अपने मिट्टी के बर्तनों पर काम करना बंद कर सकती हो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम इस पर काम नहीं करोगी तो हम भूखे मर जाएंगे। मुझे पता है जेफ, लेकिन काम करने से मुझे एक उपलब्धि का एहसास होता है। इससे मुझे अपने परिवार के लिए आय उत्पन्न करने में मदद मिलती है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और मेरे लिए यह पर्याप्त है। साथ ही अगर मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं घर में बोर हो जाती हूँ। अमेलिया ने एक भावुक भाषण दिया। आप और आपके आदर्श जेफ
ने जवाब दिया और काम पर पूरे दिन के बाद फ्रेश होने के लिए उठ गया। जाहिर है ये पहली बार नहीं था जब वे इस तरह की चर्चा कर रहे थे। अमेलिया जेफ के अनुत्तरदायी व्यवहार से थोड़ी निराश थी, लेकिन उस समय रियू ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मुझे विश्वास है कि तुम जो कर रही हो वह सही है माँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। अमेलिया कान से कान तक मुस्कुराए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरा बेटा। अमेलिया उठी और रिक को एक लंबा चुंबन दिया। अरे माँ, मैं अभी खत्म नहीं हुई हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? रिक वहाँ अकेला बैठा रह गया और अमेलिया रसोई में चली गई। रियू, उन शब्दों ने मेरे सारे दर्द दूर कर दिए। हाहा, अमेलिया ने हंसते हुए जवाब दिया, मम्मी बहुत मेहनत करेगी, चिंता मत करो। अमेलिया ने मन ही मन खुद को प्रोत्साहित किया। रात का खाना खाने के बाद वे सभी रात भर शांति। चैप्टर 18 सपनों की दुनिया में मुलाकात। रिक गहरी नींद में था। अपनी आंटी की आंतों में सीमेंट पंप करने का मतलब था कि वह खाली अंकोशों के साथ सो सकता था। आधी रात थी और रिक अपने कमरे में अकेला थोड़ा बेचैन होने लगा। उसकी छाती पर कुछ चमक रहा था। अगर रिक सोया नहीं होता तो वह देख सकता था कि चमक उसी हरे रत्न से आ रही थी जिसका उसने पहले एनालिसिस किया था। हर गुजरते पल के साथ वह गर्म होता जा रहा था। मैं कहाँ हूँ? रिक ने खुद को ये कहते हुए सुना, लेकिन यह मज़ेदार था क्योंकि वह महसूस कर सकता है कि उसने वास्तव में अपने मुंह का कोई हिस्सा नहीं हिलाया। ऐसा लगता है जैसे यह आवाज़ मेरे दिमाग से सीधे इस दुनिया में प्रक्षेपित हो रही है। रिक ने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां घुप पर अंधेरा था, वह कुछ भी नहीं देख सकता था। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि उसकी दृष्टि की भावना किसी तरह अभी भी बरकरार थी। मुझे मत बताओ कि मैं एक बार फिर खुद को मारने में कामयाब रहा, रिक ने डर से कहा। वह इस बिंदु पर नहीं मर सकता। उसका साहसिक कार्य उस दुनिया में भी शुरू होना बाकी था। उसके पास वहां बहुत अच्छे परिवार और दोस्त थे। हालांकि यह उस दुनिया के लिए सिर्फ 2 दिन था, लेकिन फिर भी वह इसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। जीतने वाले बदमाश को छोड़ दो, एक भारी और गुर्राती हुई आवाज आए। इसके साथ ही उसके चारों ओर की दुनिया ने बैंगनी रंग ले लिया। रिक ने पूछा, हालांकि ये दृश्य यहाँ एक डरावनी फिल्म से लिया गया था, लेकिन अगर रिक पहले से ही मर चुका था तो उसके साथ इससे बुरा क्या हो सकता है? या अगर वह सपने में था तो यह आदमी शायद उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए डरने की क्या बात है? ये वास्तव में वह विचार प्रक्रिया थी जिसने रिक को आत्मविश्वास से इकाई से बात करने की अनुमति दी। हा 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 ग्रर, हा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मरे नहीं हो, इसलिए अब इस मौत के कारोबार से छुटकारा पाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा, रिक ने उत्तर दिया। इस समय वह खुद भी निश्चित था कि यह किसी प्रकार का स्वप्न स्थान था और यह इकाई उसे यहाँ खींच लाई क्योंकि शायद वह उससे संवाद करना चाहती थी। उसने अपने पिछले जीवन में इतना जानने के लिए पर्याप्त उपन्यास और किताबें पढ़ी थी। सुनो भाई, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अब मैं तुम्हारे माध्यम से अपने मन को प्रसारित करूंगा और तुम्हें इसे प्रसारित करने के रास्ते याद रहेंगे। भारी और गंभीर आवाज आई। रिक इसके लिए तैयार था, लेकिन वह अभी भी इकाई से कुछ सवाल पूछना चाहता था। मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता, तुम क्या हो? बस मुझे द ड्रैगन कहो। तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब अगली मीटिंग तक मिलेंगे। ये कहते हुए ड्रैगन ने रिक्स के शरीर से बार बार अपना मैना भेजना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार। जब 50वां साइकिल आया तो रिक को लगा कि उस चीज की एनर्जी कम हो रही है। आखिरी साइकिल पूरा होने के बाद ड्रैगन ने कहा, बेटे, तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन तुम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो, इसलिए मरना मत, अच्छे से जियो और पत्थर मत खोना। यही एक चीज़ है जो तुम्हारे साथ मेरे कनेक्शन को इजाज़त दे सकती है। आवाज़ की आवाज़ और जोर दोनों कम होते गए। आखिरी लाइन तक ऐसा लगा जैसे ये किसी राजसी ड्रैगन की आवाज़ के बजाय किसी मामूली इंसान की आवाज़। वह आदमी सच कह रहा था। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे ये खास माना चैनलिंग तरीका सिखाने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया हो और वह मेरे गले में उस पत्थर के बारे में बात कर रहा होगा। इस समय रिक अपने बिस्तर से उठा और उसने देखा कि वह उसके कपड़े और उसका बिस्तर पूरी तरह से पसीने से भीगे हुए थे। उसने अपने कपड़े निकाले और अपने कमरे में किसी भी ऐसी संदिग्ध चीज़ को
ध्यान से देखा जिससे वे सपने आ सकते थे, लेकिन एकमात्र दूर से ही संदिग्ध चीज उसके गले के आसपास थी। उसने एक बार फिर रत्न का विश्लेषण करने की कोशिश की कि क्या उसमें उन दृश्यों को प्रेरित करने के अलावा कुछ खास है। बेशक उसने चुटकी लेने, दबाने, रगड़ने आदि सब कुछ आजमाया, कुछ भी काम नहीं आया। रत्न के साथ इन चीजों को आजमाने के दौरान उसे पता चला कि वह किसी तरह माना को चैनल कर पा रहा था, लेकिन अपनी जानकारी से वह जानता था कि किसी के लिए जागृति समारोह से गुजरे बिना माना को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। यह जरूर वह ड्रैगन वाली चीज रही होगी। उसने अपने कुछ माना मेरे शरीर में छोड़ दिए होंगे ताकि मैं उसकी चैनलिंग तकनीक का अभ्यास करता रह सकूं। यह उसकी बहुत सोच समझ कर की गई बात थी। रिक फर्श पर बैठ गया और कुछ समय के लिए माना सर्कुलेशन करने की कोशिश की। उसे यकीन हो गया कि वह उस सपने से सब कुछ याद करने में सक्षम था। उसने एक गहरी सांस ली। उसे अपने शरीर में कुछ भी गलत नहीं लगा। उसने निर्णय किया कि आज के लिए यह अलौकिक मुठभेड़ पर्याप्त थी। रिक बाथरूम में गया और स्नान किया। पसीने से भरे बिस्तर में आधी रात तक उछल कूद करने के बाद वह तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने अपने कपड़ों की परवाह नहीं की और अपने माता पिता के कमरे में प्रवेश किया। उसकी माँ वहां पूरी तरह नग्न सो रही थी, शायद इसलिए कि वह वैसे भी अपने चोटिल नितंबों को नहीं ढक सकती थी। वह अपने माता पिता के बीच में चढ़ गया और अमेलिया की बाहों में सहज हो गया। सच कहूं तो रिक अपनी स्थिति से थोड़ा निराश था, हालांकि पूरी तरह से निश्चित नहीं था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसका यहां होना पूरी तरह से संयोग नहीं हो सकता है, और उसे लग रहा था कि किसी तरह उसे किसी तरह के बड़े सत्ता संघर्ष में घसीटा जाएगा। रिक कोई योद्धा नहीं था, वह बस इस दुनिया में जीना चाहता था और अपने जीवन का आनंद लेना चाहता। चैप्टर 19 मीरा और दादी से मिलना। दोपहर का समय था जब वह नींद से जागा। नींद से उठकर उसने खुद को कमरे में अकेला पाया। खैर, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसके माता पिता को उसके जैसा काम नहीं करना था। कमरे से बाहर रिक को पता चला कि अमेलिया मेहमानों की सेवा कर रही थी। ऐसा लगा, अरे रेयू, यहाँ आओ और अपनी दादी से मिलो। रिक उस समय पूरी तरह से खुला हुआ था, इसलिए वह पहले कुछ कपड़े पहनना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की उत्साहित और उत्सुक नज़र देखकर रिक ने ऐसा न करने का फैसला किया। मुझे यकीन है कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। अमेलिया के बगल में सफ़ेद कपड़ों में एक महिला बैठी थी। अमेलिया के मुकाबले उसने गाउन जैसी ड्रेस पहन रखी थी जिससे उसका शरीर ऊपर से नीचे तक ढका हुआ था। उसके पूरे बाल सफ़ेद थे, लेकिन रिक को यह अंदाजा था कि उसके बाल प्राकृतिक रूप से सफ़ेद थे और यह उम्र बढ़ने का लक्षण नहीं था। काली आंखें, नुकीली नाक और लंबा शरीर। रिक अपनी दादी के बारे में इसी तरह वर्णन करता था। उसे ऐसा लगता था कि वह एक गर्वित महिला थी। उसके बगल में उससे छोटी एक छोटी लड़की नीले रंग की ड्रेस में बैठी थी। वह उसकी बहन मीरा थी। मीरा की आंखें अमेलिया की तरह लाल थीं, लेकिन बाल जेफ के जैसे काले थे। छाती न होने के बावजूद मीरा अमेलिया के जीन के कारण बहुत आकर्षक लग रही थी। अरे दादी, आशा है आप ठीक होंगी। आओ मेरे पास बैठो रेयू, और मुझे तुम्हें करीब से देखने दो। रिक ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और अपनी दादी और मीरा के बीच बैठ गया। और नमस्ते बच्चे। रिक जानता था कि मीरा और रेयू के बीच प्रेम घृणा का रिश्ता है। वे साथ रहने पर झगड़ते रहेंगे और अलग रहने पर एक दूसरे को याद करते रहेंगे। तुम किसे बच्चा कह रहे हो, बेवकूफ़ भाई। उसने रिक से अपना सिर घुमा लिया। साफ तौर पर उसे इस मजाक को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मीरा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रेयू से ऐसे बात मत करो। अमेलिया ने मीरा को डांटने की कोशिश की, लेकिन उसे पता था कि इससे हालात जरा भी नहीं बदलेंगे, वरना उसकी डांट सालों पहले काम कर जानी चाहिए थी। हाँ, उनकी नोकझोंक अभी भी जारी है, भले ही वे इतने बड़े हो गए हों। एमिली हंसी। तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है रेयू, जब से तुम जागे हो इन 3 दिनों में तुम्हें कोई परेशानी हुई? उसने रिक से सीरियस होकर पूछा। रिक को लगा कि वह चाहकर भी उसके सामने झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अनुभवी आंखों ने दुनिया देख ली हो और किसी भी धोखे को देख सकती हो। खुशकिस्मती से उसे उस समय झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ।
एमिली देख सकती है कि रियू ने सच कहा है, इसलिए उसने केस छोड़ दिया। बच्चे मेरे पास आओ और अपनी पीठ मेरी तरफ करो, मुझे तुम्हारे शरीर की बनावट चेक करने दो। अमेलिया ये देखकर बहुत एक्साइटेड थी कि एमिली खुद उसके लिए रियू की बॉडी चेक करने की पेशकश कर रही है। शहर में बहुत से लोग नहीं जानते थे, लेकिन जेफ के माँ और पिता अपने ज़माने में बहुत ताकतवर थे। उन्हें एम्पायर की मिलिट्री में भी भर्ती किया गया था और उन्होंने बीस्टमैन अलायंस और ऑक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीती भी। लेकिन बदकिस्मती से एमिली के पति युद्ध में अपनी जान गंवा दी। तब से, हालांकि उसका कोरुआ में एक स्थायी निवास था, वह एक साधु की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है। उसकी ऐसी बुरी किस्मत थी कि उसके पहले बच्चे को, जिसे उनकी जादुई शक्तियां विरासत में मिली थीं, उसके माना मेरिडियन जल्दी ही क्षतिग्रस्त हो गए थे और उसके अगले बेटे को अपनी कोई विरासत नहीं मिली। उसने कितनी दुखद जिंदगी जी। अमेलिया को अपनी सास से सहानुभूति हुई। रिक ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। एमिली ने अपने हाथ उसकी पीठ पर रखे और अपने माना को उसके मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित करना शुरू कर दिया। अमेलिया थोड़ी देर के लिए देख सकती है। एमिली की आंखों में आश्चर्य की एक चमक गुजरी, लेकिन वह इसे बहुत जल्दी दबाने में कामयाब रही, जिससे अमेलिया उलझन में पड़ गई। बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि आप कुछ शक्तिशाली जादुई क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। इसलिए जब समय आए तो जितना हो सके उतना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। किस मैं अब चलती हूँ अमेलिया, एमिली ने उठते हुए कहा। ठीक है माँ, प्लीज़ अपना ख्याल रखना, अमेलिया ने जवाब दिया। तुम भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। ये कहकर वह चली गई। जब एमिली कुछ दूर थी तो उसने सोचा, ये साफ तौर पर रियू पर ड्रैगन का ऑरा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पहली बात तो यह कि वह एक इंसान है, और दूसरी बात यह कि रियू अभी भी एक बच्चा था। क्या मेरी पुरानी हड्डियां मेरे साथ कोई मजाक कर रही हैं? मीरा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर सकती हो, मुझे तुमसे बात करनी है भाई। ठीक है माँ, मीरा ने रिक पर कुछ मज़ेदार चेहरे बनाते हुए जवाब दिया, जबकि अमेलिया नहीं देख रही थी। रिक उसकी बचकानी हरकतों पर मुस्कुराया। अमेलिया और रिक फिर से हॉल में बैठ गए। तो रियू, कल रात क्या हुआ था? मैंने देखा कि तुम्हारी बेडशीट भीगी हुई थी, तुम्हारे कपड़ों का भी यही हाल था। अब जबकि उसकी अधिकारपूर्ण दादी जा चुकी है, रिक को उत्तेजना होने से खुद को नहीं रोक सका। अपनी माँ के स्तन को देखते हुए, मैंने बहुत भयानक सपना देखा था माँ, इसलिए मैं डर गया और आपके बिस्तर में शरण ली। उसके लिए माफ़ करना माँ, उसने थोड़ा कांपती आवाज़ में ये कहने की कोशिश की। जब अमेलिया ने उसे कांपते हुए देखा तो वह तुरंत आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है रियू, यह अब चला गया है। अब इसे भूलने की कोशिश करो। रिक डरने का नाटक कर रहा था, जैसा कि अमेलिया के पेट में उसकी उत्तेजना से स्पष्ट था। रियू अपनी माँ के कमज़ोर होने का इंतज़ार कर रहा था, और उसका मौका आया तो उसने उससे पूछा, माँ क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ? वह जानता था कि वह इस बिंदु पर जो कुछ भी कर सकती है, वह करेगी। बेशक रियू, बस कह दो। उसने कल से ही इसकी योजना बनाई थी, लेकिन एरिक के साथ अमेलिया के प्रकरण ने उसके दिमाग को अराजकता में डाल दिया था। लेकिन अब उसका समय था। उसने कहा, माँ वास्तव में मैंने अपना लिंग चाची सुना के गुदा छेद के अंदर डाला था, और ये उनके अंदर बहुत गर्म और आरामदायक था, और अब मैं उत्सुक था कि क्या यह आपके गुदा छेद में भी ऐसा ही होगा? रिक ने एक विराम लिया और जारी रखा, लेकिन चूंकि आप कल से थोड़ी चोट लगी हैं, क्या मैं इसे आपके मुंह में डाल सकता हूँ? यहाँ तक कि रिक जानता था कि यह उसके जीवन में सुनी गई सबसे बेतुकी बात थी, लेकिन चूंकि जोखिम न्यूनतम था, इसलिए क्यों न उससे पूछ लिया जाए और शायद एक चमत्कार हो जाए। कितना अजीब अनुरोध है। चैप्टर 20, खा लो मॉम। हाँ रियू, तुम ये कर सकते हो। तुम्हारी उम्र के बच्चे हमेशा इन चीज़ों के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। अमेलिया ने झूठ बोला ताकि वह रियू की हिम्मत बढ़ा सके, और वह जानती थी कि यह काम कर गया, क्योंकि वह रियू के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देख सकती थी। रिक आज अपनी किस्मत को धन्यवाद दे
रहा था। उसे लगा कि यह काम कर गया क्योंकि अमेलिया के साथ उसका बहुत करीबी रिश्ता था। यह निश्चित रूप से दूसरी औरतों पर काम नहीं करेगा, लेकिन क्या रिक को इस समय दूसरी औरतों पर इसके काम करने की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं। अब उसे बस अपनी माँ और उनके मुंह की ज़रूरत थी। रिक खड़ा हुआ और उसका आधा खड़ा लिंग अमेलिया के चेहरे के सामने लटक गया। उसने अपना मुंह जितना हो सके उतना चौड़ा खोला। अपनी माँ को अपने बेटे के बड़े लिंग के सामने खुला और आकर्षक मुंह देखकर रिक एक बार निराश हो गया कि उसके पास उसका स्मार्टफोन नहीं था। वह सच में इस पल को हमेशा के लिए कैद करना चाहता था, लेकिन अफसोस कि वह किसी तरह बिना तस्वीर के ये कर पाएगा। रिक ने अपना लिंग हाथ में लिया और धीरे से उसके मुंह में डाल दिया। उसका लिंग का सिरा उसकी जीभ पर टिका हुआ था। मैं इसे अभी अंदर डालूंगा माँ। उसने देखा कि अमेलिया ने अपनी आंखों से उसे जवाब दिया, इसलिए उसने उसका सिर पकड़ा और धीरे धीरे अपने लिंग को अपनी माँ के गर्म गले की ओर धकेलना शुरू कर दिया। अमेलिया ने उसके बड़े लिंग को अपने गले में जगह देने के लिए कई बार अपनी उल्टी को दबाया। वह अपने बच्चे को डराना नहीं चाहती थी। साथ ही उसे अभी भी याद है कि रेयू ने कल उससे क्या कहा था, मुझे तुम पर विश्वास है माँ, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। उसकी चौड़ी मुस्कान के साथ अमेलिया इस काम को पूरा करने के लिए हिम्मत और लगन से भर गई। रेयू ने उससे एक मदद मांगी और वह उसके लिए ये करेगी। उसने अब पूरे 6 इंच अंदर ले लिया था, लेकिन उसे लगा कि वह पहले से ही अपनी सीमा पर है। रिक ने उत्सुकता देखी जिसके साथ अमेलिया अपने मुंह के अंदर अपने लिंग को समायोजित करने की कोशिश कर रही थी। उसने ऐसा करने के लिए अपने स्वयं के औचित्य का आविष्कार किया होगा। उसने सोचा कि रिक अमेलिया के गले की गर्मी में खुद का आनंद ले रहा था। वह इसे अनंत काल तक वहीं रख सकता है, लेकिन जब उसने देखा कि अमेलिया फट रही है तो वह अपने होश में आया। रिक को एहसास हुआ कि उसने काफ़ी गहराई तक धक्का दे दिया था, इसलिए उसने इसे वापस खींच लिया। जब उसके बेटे की लंबी मर्दानगी उसके मुंह से बाहर खींच ली गई तो उसने गहरी सांस ली। वह राहत महसूस करने के साथ साथ निराश भी थी। उसे राहत मिली कि वह अब अपनी सांस ले सकती है, जबकि वह निराश थी क्योंकि वह अपने बेटे की पूरी लंबाई के आधे से थोड़ा अधिक को ही समायोजित करने में सक्षम थी। अरे